हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है जो मैथ्स का है। और ये प्रैक्टिस सेट एमपीटीईटी, सीटेट, रीट और अदर जो भी टेट के एग्जाम होते हैं स्टेट वाइज, आप किसी भी टेट के लिए इसे यूज कर सकते हैं। मतलब इसे देख सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और उनमें 20 मैथ्स के और 10 पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो कोशिश करिए कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आपसे बन सके उतना ज्यादा बेटर। और 30 के 30 क्वेश्चन में से मतलब पूरा का पूरा सिलेबस वाइज से मतलब 8 तक जो हमारी क्लास है वहां तक की मैथ्स कवर की गई है। तो इसमें डेफिनेटली है कि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पैटर्न तैयार किया गया है प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तैयार किया गया है। और आप अगर अंतिम तक देखते हैं और सारे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पेपर में इसका फायदा जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि यहाँ पर 444 गुणित 555 है। देखो यार, बेसिक मेथड से तो आप कर ही सकते हैं, परंतु इसे सॉल्व और जल्दी कैसे किया जा सकता है ये देखो। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 444 गुणा कितना 555। क्या 444 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 101 111? तो 4 का गुणा 111 में करेंगे तो 444 हो जाएगा। वैसे 5 गुणा इसमें भी कितना कर देंगे 111 कर सकते हैं। जब 5 का 4 में गुणा करोगे तो 5 कितना हो जाएगा 20 गुणित यहाँ पर 111 का क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, और 111 का वर्ग आप डेफिनेटली जानते होंगे यार कि 20 गुणा कितना हो जाएगा 1 2 3 और 2 1। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 1 1 कितने बार है 3 बार है, और इसका जब वर्ग करेंगे तो 1 से 3 तक गिनती लिखना है, फिर रिवर्स लिख देना है। तो जब 111 का वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा, या तो 111 गुणित 111 करेंगे तो भी इतना आ जाएगा। 2 का जब गुणा करेंगे, अब देखो इसका जब गुणा करना है तो एक तो इकाई में 0 आएगा, डन है। फिर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है 24642। ठीक है, 24642 और 0, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि 95 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग दे रखा है। तो हम एक चीज तो पहले ही सीख चुके थे यार कि अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो हम इतना जानते हैं कि देखो मैंने ये बोल रखा था आपको, जैसे यहाँ पर 45 है, ठीक है, और 45 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो हम करते क्या है, जब भी इकाई का अंक कितना हो 5, तो 5 का वर्ग डायरेक्ट लिखते हैं 25, और उसके बाद यहाँ पर दहाई का अंक कितना 4, 4 के बाद गिनती में क्या आता है 5, तो जब 4 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 25। मतलब 20 25 वर्ग किसका 45 का। वैसे अगर हम बोल सकते हैं यार कि 65 का वर्ग बताओ, तो 65 का वर्ग इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग डायरेक्ट 25 से लिखते हैं, और 5 के 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 कितना 42, तो 42 25 वर्ग होता है किसका 65 का। उसी आधार पर अगर हम यहाँ इसे सॉल्व करें तो 95 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 10 90 और 25 प्लस वहीं पर 2 तिया कितना 6 और 5 का वर्ग 25, समथिंग जोड़ेंगे तो इतना आएगा 5 और 5 10 का शून्य बचेगा कितना 1। ठीक है, तो 2 और 1 3 3 और 2 कितना 5 और 6 का 6 9 का 9, मतलब 9650 इसका फाइनली आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा आपको दे रखा है, परंतु यार कोशिश करिए कि आप हर क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, है ना। मैं इस आधार पर सॉल्व करा रहा हूं कि आप हर एक वीडियो को, मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो रोक रहे होंगे और उसके बाद सॉल्व कर रहे होंगे, तो इससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इसने अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 86 से कम 5 के गुणज कितने हैं। ठीक है, तो 5 के गुणज कितने हैं, तो हम ये बोल सकते हैं यार कि 5 का अगर हम गुणा कर दें इसमें 17 में तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। अगर 5 का पहाड़ा भी याद है तो 17 पंचे 85, तो 17 गुणज है किसके 5 के 85 तक। तो 85 के बाद क्या आता है 86, मतलब 86 से छोटा आ गया 85, और 85 तक अगर हम 5 के गुणज देखें तो कितना आ गए 17, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चौथा इस प्रकार से दे रखा है कि 987 436 में 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। यार थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, स्थानीय मान और जाति मान का अंतर पूछा होगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, देखो यार यहाँ पर है 7, तो 7 लिख दिया। अगर हम इसके स्थानीय मान की बात करें तो इसके बाद कितने अंक है 3 अंक है, तो 3 क्या लगा देते हैं 0। मैंने 2 लेक्चर बना रखे हैं, ठीक है, स्थानीय मान और जाति मान के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि टीईटी मैथ्स के नाम से आपको मिल जाएगा, सीटेट एमपीटेट मैथ्स के नाम से उसमें 2 लेक्चर मिल जाएंगे। तो अगर आप वहां देखेंगे तो या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, तो वहां पर आपको मैथ्स के लेक्चर मिलेंगे, वहां देख सकते हैं आप स्थानीय मान और जाति मान के। ठीक है, तो देखो 7 का 7 उसके बाद 3 अंक है तो 3 0 लगा दिए। अब 7 का जाति मान खुद क्या होता है 7, अंतर पूछा है तो यहाँ 10 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 3, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 9 और आ जाएगा कितना 6, मतलब 6993 हो जाएगा फाइनली आंसर 7 के जाति मान और स्थानीय मान का, इसीलिए सेकंड होगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि 10 रुपए के 2 सिक्के, ठीक है, 10 रुपए के 2 सिक्के, 5 रुपए के 3 सिक्के और 2 रुपए के 6 सिक्के और 10 पैसे के
20 सिक्के में कुल रुपए कितने होंगे। सर टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 रुपए के जब 2 सिक्के हो जाएंगे तो 10 रुपए, एक सिक्का 10 का, तो 2 सिक्के के टोटल कितने रुपए बनेंगे, 20 रुपए, प्लस 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो एक सिक्का 5 का, तो 3 सिक्के में कितने रुपए बन जाएंगे, 15 रुपए। वहीं पर 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 2 रुपए का एक, तो 6 सिक्के कितने रुपए बनेंगे, टोटल 12 रुपए। अब यहाँ 10 पैसे के 10 सिक्कों से 1 रुपए बनता है, ठीक है, 10 पैसे के 10 सिक्कों से 1 रुपए, तो 20 सिक्कों से कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपए। फाइनली जब हम इसे जोड़ेंगे तो 20 और 30 और 5 35, 10 45, 46 47, 47 और 2 कितना जाएगा, 49। मतलब टोटल कितने रुपए बन जाएंगे, तो 49 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न संख्या का दशमलव रूप लिखिए, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर 700 का तो 700 रहेगा, 70 का 70 रहेगा, प्लस अब देखो 7/10 है। अगर जिनको दशमलव लगाते नहीं आता है तो इसको समझना कि बटे में जब भी 10 हो, मतलब एक जीरो हो तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब कितना, 0.7 होगा। वैसे यहाँ पर 7 बटे कितना लिख रखा है, 1000 लिख रखा है, इसका मतलब बटे में 3 अंक है, तो सॉरी 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो एक तो आ जाएगा 7, फिर 0 और 0, टोटल 3 अंक होगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव। उसी प्रकार से ये वाली संख्या का कितना जाएगा, तो देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.7। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब इस सेकंड वाले की जगह हम लिख सकते हैं कितना, 0.007। और इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, तो बटे में 4 जीरो है ना, तो 0.0007 लिख सकते हैं, ठीक है। इन सभी को जोड़ देना है। अब ये देखो यार कि 700 और 70 जोड़ेंगे, तो 700 में 70 जोड़ेंगे तो इतना तो डन है कि 770 हो रहा होगा। फिर उसके बाद दशमलव वाली संख्या आ रही होगी, तो 770 इसमें है और इसमें है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। जब इसे देखेंगे तो एक तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी ये जाएगा 7 ये वाला, फिर उसके बाद ये आ जाएगा ये वाला 0, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 7 7। मतलब फाइनली आप जब जोड़ोगे तो 770.7077 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी आपको जो मेथड आती है आप उस मेथड से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5/8 और अगला कितना है यहाँ पर 2/9, 3/4 और 1/3 का आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो अगर 5 में जब 8 का भाग दे रहे होंगे तो 5 में जब 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यार, हमारे पास 0.625। वैसे ही जब हम भाग दे रहे होंगे 2 में किसका, 9 का, और जब 2 में 9 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 0.22। और जब 3 में देंगे किसका भाग, 4 का, और 3 में जब 4 का भाग देंगे तो 0 कितना जाएगा, 75। और जब 1 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 0.33 आ जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम बोला है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दशमलव के बाद टोटल कितने अंक है, 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक बना लो, यहाँ पर भी 3 अंक बना लो, यहाँ पर भी 3 अंक बना लो। अब दशमलव के बाद सब में 3-3 अंक हो गए। तो देखो बढ़ता क्रम बोला है, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, तो इनमें सबसे छोटा क्या है, ये वाला, मतलब 2/9 सबसे छोटा आएगा, तो 2/9 मतलब फाइनली इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। 2/9 मतलब ये सबसे छोटा। इससे बड़ा देखेंगे तो कितना आएगा, 330, मतलब ये 1/3, तो यहाँ पर है। उसके बाद कितना आएगा, 625, तो ये है, और उसके बाद आएगा 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, बढ़ता क्रम। फाइनली ये राइट आंसर होगा। इसकी और भी मेथड होती है, ठीक है, जैसे हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा था, डायरेक्ट चेक कर लेते ऑप्शन से, जैसे 2/9 और 1/3, 3 का गुणा करते 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, ठीक है, 6 से ये 9 बड़ा है, मतलब ये संख्या बड़ी है। अगली चेक कर लेते कितना, 5/8, तो 8 का गुणा करते तो 8 एकम 8 और 3 5 15, ये संख्या बड़ी है। फिर अगली चेक कर लेते 3/4, तो 3 5 चौक कितना जाता 20 और 8 3 कितना हो जाता 24, मतलब ये बढ़ते क्रम में पहला ही आंसर इसका राइट होता। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 54 के समस्त अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, 54 के। अब यहाँ पर देखो यार कि हमारे पास दे रखा है कितना 54, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इस मेथड से इसको भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 27, फिर 3 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, और फिर 3 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 1। मतलब 54 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये सबके सब अभाज्य संख्या है, 2 3 3 3। मतलब ये यहाँ जिस ऑप्शन में होगा वो होगा हमारा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की 54 के समस्त अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कक्षा में 70 विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं,
उसके बाद है 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं और 25 दोनों में पास हुए हैं और 5 दोनों में फेल हुए हैं, तो एक ही विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब यहां पर ये देखो कि अगर ये मेथड आपको आती होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये मेथड आपको आती होगी और आप 9th पढ़ के यहाँ जरूर आए होंगे, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में दे रखा है। अगर हम बात करें यार कि 70 विद्यार्थी गणित में पास हुए, मतलब मैथ में कितने हुए हैं 70, ठीक है, ये 70। उसके बाद 50 विद्यार्थी किस में पास हुए हैं, तो अंग्रेजी में। तो इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, तो 50। उसके बाद दिखा है और 25 दोनों में पास हुए हैं, तो यहां पर दोनों आ जाएंगे, मतलब ये 25 यहां दोनों में पास हुए। 70 में से 25 घटाएंगे तो कितने आ गया 45, और यहां पर 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचा 25। इसका ये मतलब है, देखो यार ये डायग्राम जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो उनको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी। कि टोटल जो 70 विद्यार्थी थे ये मैथ्स के थे, ठीक है, जो कि मैथ्स में पास हुए हैं, परंतु ये कंफर्म नहीं था कि ये दोनों में पास हुए हैं। तो 70 जो मैथ्स में पास हुए थे, इनमें से 25 जो दोनों में पास हुए, मतलब 25 ये जो बीच में लिखे हैं, ये इस 70 में से 25 यहाँ आ गए, बचे कितने 45, क्योंकि 45 और 25 कितने हो गए 70। वैसे ही जो इंग्लिश में 50 पास हुए थे, तो 25 तो यहाँ आ गए कॉमन वाले, तो यहाँ बच गए कितने 25। तो ये जो 45 है, ठीक है, ये जो 45 है वो ऐसे विद्यार्थी है जो केवल मैथ्स में पास हुए हैं, और ये जो 25 ऐसे विद्यार्थी जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। तो देखो यार ये 45 और 25 ये केवल मैथ्स में, ये केवल इंग्लिश में, तो उसने पूछा क्या है, तो एक ही विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो ये वाले जो विद्यार्थी है वो एक ही विषय में पास वाले हैं, तो एक ही विषय में पास है तो टोटल 2 सब्जेक्ट है, तो जब अगर एक ही विषय में पास है ये, तो एक सब्जेक्ट में क्या हुए होंगे फेल हुए होंगे, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 70, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यार हमें कि 5 के प्रथम 8 गुणज का औसत ज्ञात करो। तो 5 के प्रथम 8 गुणज है, मतलब पहली संख्या 5 है, दूसरी है 10, फिर 15 और ऐसी करके अंतिम संख्या होगी 40, ठीक है, ये कंफर्म है क्योंकि 8 पंचे 40 8वीं संख्या। अब जब हम औसत निकालते तो करते कुछ नहीं यार, पहली और अंतिम, अगर क्रमागत संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो समझना, जब पहली संख्या और अंतिम संख्या को डायरेक्ट जोड़ दो। जब क्रमागत संख्या हो तो 5 और 40 को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दो, डायरेक्ट औसत निकल जाता है, मतलब 45/2 करेंगे तो औसत आ जाएगा कितना 22.5। हम ये बोल सकते कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा, तो 22.5 होगा। करना क्या है, पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15, इसी प्रकार से आगे होगी, और अंतिम संख्या कितनी होगी 40। कैसे पता चला, तो 15 है 40। जब क्रमागत संख्या हो, भले वो कितने के डिस्टेंस हो उनके बीच में, ठीक है, डिफरेंस हो, प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो आ जाता है क्या औसत, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यार कि मनीष ने एक साइकिल 913 में 10% लाभ पर बेची, तो वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। तो हम ये मान सकते हैं कि यार उसने खरीदी होगी कितने में 100 में। अब उसने बेची 10% लाभ पे, मतलब कितने में बेच दी 110 में, और इसी 110 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, तो 913 रुपए है। अगर हम एक यूनिट का मान निकालें, ठीक है, एक यूनिट का अगर मान निकालें तो 913 बटे में कितना जाएगा 110। हमें कितने में खरीदी थी, तो उसने खरीदी कितने यूनिट में थी यार, तो 100 यूनिट में, मतलब इधर का मल्टीप्लाई कर दे 100 का, तो इधर भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से काटेंगे तो 11 8 88 और 11 तिया 33, तो 100 यूनिट, ठीक है, जो कि हमने क्या माना है सीपी माना है, मतलब क्रय मूल्य, उसका मान कितना आ जाएगा 8 3 और एक जीरो है तो एक जीरो, मतलब उसने कितने रुपए में खरीदी थी, तो 830 रुपए में खरीदी थी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यहाँ की आशीष ने, ठीक है, आशीष ने 1200 रुपए की वस्तु को 10% हानि पे सौरभ को बेचा। तो यहाँ आशीष है, आशीष के पास कितने की है वस्तु 1200 की है, उसने 10% हानि पर बेचा, मतलब हर वस्तु अपने आप में 100%, तो इसने 90% में बेचा होगा, मतलब 90/100 में। अब ये वस्तु किसके पास पहुंच जाएगी, तो सौरभ के पास पहुंच जाएगी। तो देखो यार इसका रेट कितना जा रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 9 कितना हो जाएगा 108 और जीरो का जीरो, मतलब जो सौरभ है उसने खरीदी कितने में है 1080 रुपए में। अब बोल रहा है कि सौरभ ने उस वस्तु को 10% लाभ पर सीमा को बेच दी। अब 10% लाभ मतलब 110 बटे में कितना 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 का जब 11 अट्ठी कितना जाएगा 88 और 11 एकम 11, मतलब ये कौन ने खरीदी है, तो
सीमा, सॉरी ये किसने खरीदी? तो सीमा ने। तो सौरभ ने किस मूल्य पर सीमा को वस्तु बेची? तो सौरभ ने बेची कितने में? 1188 में, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सरल ब्याज, ठीक है, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज की बात हो रही है, एसआई की सिंपल इंटरेस्ट की। तो सरल ब्याज की एक ही तरह के धन 4 वर्ष में कितना? 760 रुपए हो जाता है। तो देखो यार 4 वर्ष में, समझना, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोशिश करो कि 4 वर्ष में धन कितना हो गया? 760 रुपए। अगर हम लैंग्वेज पे जाए तो यार आपने इतना तो पढ़ रखा होगा, अर्थमेटिक पूरा का पूरा लैंग्वेज का खेल है। तो 4 वर्ष में 760 रुपए हो जाती है, इसका मतलब ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है जिसमें, अब अमाउंट कैसे बना होगा? जब प्रिंसिपल में एसआई जुड़ा होगा, तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन और एसआई मतलब साधारण ब्याज जब जुड़ा होगा तो अमाउंट बन गया 760 रुपए। कब? 4 वर्ष बाद। जब 7 वर्ष बाद वह धन कितना हो गया? तो 7 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? तो 880 रुपए हो जाता है। अब यहां पर एक चीज आपको नोटिस करने वाली है कि जब 4 वर्ष पहले उस धन की अगर हम बात करें तो वो कितना था? 760 रुपए। और 7 वर्ष बाद कितना हो गया? तो 840। तो यहां से यहां तक कितने वर्ष बढ़े? 3 वर्ष बढ़े। और 3 वर्ष बढ़े, धन में कितने की वृद्धि हुई वो देखो। तो धन में अगर वृद्धि की हम बात करें तो 0 में से 0 जाएगा, 0 अंतर निकाल रहे हैं, मतलब 8 में से 0 जाएगा तो 8, सॉरी यहाँ एक 0 ज्यादा लगा दिया है ना, सॉरी इधर एक ज्यादा है। 0 में से 0 जाएगा 0, और दूसरे 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। 8 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 8 में से जब 7 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो 1200 रुपए ब्याज है, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का अगर 1200 रुपए ब्याज है तो एक वर्ष, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 400 रुपए ब्याज होगा कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और 1 वर्ष का ब्याज अगर 400 रुपए है, ठीक है, तो देखो यहां पर 4 वर्ष के बाद राशि इतनी बनी थी, तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 400 रुपए, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसमें 4 का गुणा कर दो, यहां पर 4 का गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1600 रुपए। तो 4 वर्ष में कितने सौ रुपए ब्याज लगा होगा? 1600। तो ये देखो यार, जब 7600 जब बनी थी राशि, ठीक है, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो इसमें ब्याज जुड़ा था कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। और 4 वर्ष का ब्याज कितना होता है? 1600 होता है। अगर मैं इसमें से 1600 माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा, मतलब पी का मान निकल जाएगा। 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ 0 और यहाँ कितना जाएगा? 6। तो मूलधन कितना आ गया? 6000। ठीक है, तो अगर मूलधन 6000 आ गया तो उसने पूछा है दर ज्ञात करो। तो देखो यार, दर ज्ञात करने के लिए हम इतना जानते हैं कि एसआई बराबर से पी/टी अपॉन कितना होता है? 100 होता है। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहां पर अगर हम थोड़ी सी चीजें नोटिस करें, तो देखो एसआई, ठीक है, यहां पर ब्याज आएगा। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना है हमारे पास? 1600 रुपए 4 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। पी का मान कितना है हमारे पास? 6000 रुपए है। वहीं पर आर का मान हमें निकालना है, और ये ब्याज हमने कितने साल का लिखा? 4 साल का। तो समय कितना लिखेंगे? 4 साल। और बटे में कितना जाएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। वहीं पर 1 जीरो से ये 1 जीरो इधर कट जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब कितना बचा यहाँ? 40। तो हम ये बोल सकते हैं कि 40 बटे कितना करेंगे? 6 बराबर से आर का मान, और 6 6 कितना? 36। 6 6 36, बचा कितना? 4। तो 4 बटे कितना रहेगा? 6। और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब फाइनली जो रेट आ रहा है वो 6 सही 2/3% आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ, कि एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है। तो देखो यार, हम इतना जानते हैं कि कोण और इसका संपूरक, ठीक है, संपूरक, तो एक कोण और संपूरक, इन दोनों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। आप ये जानते होंगे कि जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो उसने बोला कि एक कोण, मतलब ये ले लिया अपने संपूरक, तो उसका संपूरक दोनों का योग कितना आएगा? 180। तो उसने बोला आधा है। तो यार देखो, संपूरक कोण अगर 2x होगा तो इसका आधा क्या होगा? ये कोण, मतलब कोण कितने का होगा? x का। तो उसने बोला कि एक कोण जो है संपूरक का आधा है, मतलब संपूरक 2x का हो गया तो वो कोण हो गया x का। दोनों का मान कितना है? 180 डिग्री। और आगे सॉल्व करेंगे तो x और 2x कितना हो जाएगा? 3x बराबर से 180 डिग्री, और 3 से काटेंगे तो 3 छंग कितना आ जाएगा? 18, मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब x का मान अगर 60 डिग्री आया तो उसने पूछा क्या संपूरक कोण कितना है? तो संपूरक कोण हमारे पास कितना था? 2x था यहाँ पर,
ठीक है। संपूरक कोण कितना था 2x, तो 2 का 2 और x का मान कितना है 60, मतलब 120 डिग्री हो जाएगा क्या संपूरक कोण, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोण 2x - 10 और x - 5 पूरक कोण है, तो पूरक कोण मतलब इन दोनों का योग कितना आएगा 90 डिग्री। तो 2x - 10 प्लस x - 5 ये पूरक है, तो ये दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अगर संपूरक होते तो उनका योग कितना होता 180 डिग्री, तो ये पूरक है तो इनका योग 90 डिग्री होगा। तो 2x और x जोड़ेंगे तो 3x और -10 और -5, तो माइनस कितना आ जाएगा 15 बराबर से कितना डिग्री 90 डिग्री। -15 का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 और यहाँ पे कितना है 3x, क्योंकि ये माइनस का 15x इधर 15 इधर का में जाएगा प्लस में, 3 से काटेंगे तो 35 दिया 105, तो x का मान कितना जाएगा 35 डिग्री। तो उसने x का मान ही पूछा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो याद रखना है ये वर्ग है, समझो ये वर्ग है, इसकी सब भुजा होती है बराबर और इसकी सब भुजा बराबर होती है, मतलब अगर ये 20% बढ़ेगी तो लंबाई अगर 20% बढ़ेगी तो चौड़ाई भी 20% बढ़ेगी। और जब दो भुजाओं में इंक्रीज हो तो हमेशा और हमेशा फॉर्मूला लगाना m गुणा n अपॉन कितना 100, ठीक है। ये n है यार थोड़ा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे जब दो भुजा बढ़ रही हो, ठीक है। कोई भी, ये आयत वाले में भी काम करेगा और वर्ग वाले में भी काम करेगा, वृत्त दिया है तो वहां पर भी काम करेगा। तो देखो यार एक भुजा बढ़ा रहे हैं, मतलब लंबाई भी 20% बढ़ रही है, चौड़ाई भी 20% बढ़ रही है, प्लस 20 गुणा 20 बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 20 और 20 कितना हो गया 40, सॉरी 20 और 40 और 2 दूनी कितना 4, तो फाइनली आएगा कितना 44%, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजा क्रमशः 3, 4 और 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यार देखो 3, 4, 5 है, मतलब एक समकोण त्रिभुज अगर ध्यान से देखोगे और समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा 5, एक 3 और एक कितनी हो जाएगी 4। और समकोण त्रिभुज अगर ये है, क्यों है, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 5 का वर्ग 25 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है 3, सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 3 दूनी 6, ये हो जाएगा क्या क्षेत्रफल, मतलब 6 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात है 1:2:3 है, ठीक है। तो इनके साथ में यहीं पे मान लेता हूं x, ठीक है, x मान लेता हूं, मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होगी। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 वर्ग मीटर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो 2lb प्लस bh प्लस hl, मतलब 2 गुणा लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है तो 88, 2 का 2 रहेगा यहाँ पर। अब देखो लंबाई का मान कितना है हमारे पास, तो ये हो गया कितना 1x, मतलब x गुणा ये चौड़ाई का कितना आ गया 2x, फिर प्लस यहाँ चौड़ाई कितनी है 2x और ऊंचाई कितनी मान ली हमने 3x यहां से, ठीक है, प्लस ऊंचाई का मान कितना है 3x और लंबाई का मान कितना है x, और बराबर से कितना है हमारे पास 88। जब 2 से काटेंगे यार हम इसे तो कितने बार कटेगा 44 बार, यहां गुणा करेंगे 2 का x में तो 2x का वर्ग, यहां पर आ जाएगा तो 3 दूनी 6x का वर्ग, और यहां करेंगे तो 3x का वर्ग, बराबर से कितना है हमारे पास 44। जब जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 11x का वर्ग बराबर से कितना है 44। तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो x का वर्ग बराबर से आ गया 4, तो फाइनली x का मान कितना आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2। अब x का मान 2 आ जाएगा तो उनको यहाँ पे रख दो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रखें, समझना, यहाँ पर अगर हम x का मान लिखें तो देखो लंबाई का मान x है तो कितना आ जाएगा 2, चौड़ाई का मान 2x है तो 2 दूनी 4, और ऊंचाई का मान 3x है तो 3 दूनी कितना 6, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ गई। आप लोग सोच रहे होंगे यार कि लंबाई कभी भी ज्यादा होती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब अगला देखते हैं। अब इसके बाद उसने, सॉरी अगला नहीं, उसने पूछा कि घनाभ का आयतन क्या है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई का मान कितना है हमारे पास 2, चौड़ाई का मान है 4 और ऊंचाई का मान है 6, तो 6 चौक 24, 24 दूनी कितना 48 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा आयतन, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि दो शंकुओं की ऊंचाई 1:3 है, तो यार दो शंकु बना लो, सिंपल सा है, ठीक है। ये पहला शंकु और ये दूसरा शंकु, ठीक है।
और इनने बोला इसकी ऊंचाई, तो इस पहले की ऊंचाई होगी 1 और इसकी ऊंचाई होगी कितनी 3। उसने बोला उनका अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो कितनी 3 और इसकी त्रिज्या की बात करें तो कितनी 5 है। तो उनने बोला कि उनके आयतन का अनुपात होगा, तो देखो इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या कट जा रहा होगा यार, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर का मान यहाँ कितना है 3, तो 3 लिखेंगे तो 3 का वर्ग 9 और h का मान यहाँ कितना है पहले वाले में 1 अनुपात, यहाँ पर r का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना 25 और h का मान कितना है 3, तो यहाँ जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो 3 अनुपात आ जाएगा कितना 25 हो जाएगा आयतन का अनुपात, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो यार अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो अपने अनुसार ये वृत्त होता है, इसका क्षेत्रफल अपने अनुसार होता है पाई आर स्क्वायर और इसी का मान दिया है 600 कितना 16, पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ आर का वर्ग बराबर से कितना 616। अब यहाँ पर अगर हम काटें इसको 22 से, तो देखो 22 से कम 22 और 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी 44 बचेगा कितना तो 17 बचेगा, तो ये बन गया 176। तो देखो 22 दूनी 44 और 22 से और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 22 अट्ठे कितना 176, तो r का वर्ग बराबर से 28 गुणा कितना 7 और आगे सॉल्व करेंगे तो r का मान यहाँ देखो 7 चौक 28 मतलब 7 गुणा 2 बाहर निकलेगा तो 7 दूनी 14, ये r का मान निकला। उसने बोला परिधि कितनी है, तो परिधि अपने अनुसार, ठीक है, जो परिधि अपने अनुसार क्या होती है 2 पाई r, तो 2 का 2 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 14, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना 88 क्या मीटर हो जाएगी परिधि, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से गणित की प्रकृति है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है निष्कर्ष स्पष्ट, थर्ड है सिद्धांत एवं सिद्धांत व सूत्र आधारित, थर्ड है सार्वभौमिक और समान और फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, फाइनली इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि देखो उसमें निष्कर्ष स्पष्ट होता है, मतलब ये तो सही है, सिद्धांत व सूत्र पर आधारित होती है, ये भी सही है, सार्वभौमिक समान मतलब आप चंद्रमा पर भी अगर कोई वैल्यू ले जाओगे ना तो भी उसकी वैल्यू सेम आएगी, मतलब आंसर सेम आएगा अगर सूत्र लगा रहे हो, और अगर आप आपके घर में सॉल्व करोगे, आपके घर में भी अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे ना कोई डेटा को और अगर एक ही फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो भी राइट आंसर आएगा, मतलब सार्वभौमिक समान भी है, सिद्धांत पर आधारित भी है और निष्कर्ष भी, इसीलिए उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 पर बल देती है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है, तो पहला ऑप्शन है निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्य चर्चा अलग होगी, अगला है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, थर्ड है गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है और फोर्थ है गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है यार, तो आप नॉर्मली तर्क लगाओगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, कभी भी कोई भी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है कि चयनित विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाएगा, मतलब ये तो गलत है। सब्जेक्ट 11th में हम चूज करते हैं ना कि हमें स्पेशली अलग से दिया जाता है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब अगला है कि शिक्षार्थी तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले परीक्षा होनी चाहिए, अगर पहले परीक्षा हो जाएगी यार तो बच्चा जो गांव से आया है अभी सीख ही नहीं पाया है तो वो आगे भी नहीं सीख पाएगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे पहले आप मौका तो दो, जब मौका दोगे तभी पता चल पाएगा कि खिलाड़ी कैसा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता और पहला भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्यों होगा, क्योंकि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये दैनिक यूज 10वीं तक तो दैनिक यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है गणित। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गणित शिक्षण से बालकों में तर्कपूर्ण निश्चितता क्रमबद्धता सोचने की शक्ति का विराम होता है, ठीक है, मतलब देखो एक बार और पढ़ लो, गणित शिक्षण से बालकों में तर्कपूर्ण निश्चितता एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विराम होता है, यह तथ्य गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चरित्र उद्देश्य, सेकंड है सांस्कृतिक उद्देश्य, थर्ड है अनुशासनात्मक उद्देश्य और फोर्थ है व्यवहारिक उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्यों है इसका कारण देख लो, तो देखो यहाँ पर इससे समझ में आ जाएगा कि गणित शिक्षण में बालकों में तर्कपूर्ण निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति
शक्ति का विराम होता है। तो देखो क्रमबद्ध अगर जोड़ेंगे सोचेंगे, मतलब जब भी आप मैथ सॉल्व करते हैं तो जो भी इक्वेशन है जब तक आप पहली स्टेप सॉल्व नहीं करोगे तब तक दूसरी आएगी नहीं, मतलब एक क्रम रहता है। और अगर क्रम है मतलब उसमें एक अनुशासन की आवश्यकता है आपको। अगर आप जैसे भी अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू इधर उधर हो जाएगी। मतलब अनुशासन के आधार पर एक निश्चित क्रम जो सेट्स ऑफ रूल होते हैं उसी के आधार पर आप आगे बढ़ोगे तभी उसका निश्चित आंसर आएगा, अदरवाइज गलत आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुशासनात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। अगला दे रखा है 24वां के प्रमेय पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, तो पहला है निगमन, सेकंड है प्रदर्शन, थर्ड है आगमन और फोर्थ है विश्लेषण। तो यार आप खुद ने भी जब प्रमेय देखी तो हमें प्रमेय में हमेशा आगमन विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, मतलब पहले उसका प्रैक्टिकल हो और फिर उसे हम फॉर्मूले के रूप में डालें, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक छात्र निम्न प्रकार से गुणन क्रिया करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 तिया 12 ये तो बिल्कुल सही करा, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 मतलब ये गलत कर दिया, वहीं पर यहाँ पर 8 तिया 24 और 8 एकम 8 ये भी गलत कर दिया। इसका मतलब वो हासिल लेते उसको नहीं आ रहा है यार, देखो क्योंकि हम यहाँ अगर सॉल्व करते तो हम हासिल बचाते हैं, तो त्रुटि का कारण है। तो पहला जाएगा उसे गुणन क्रिया नहीं आती, बिल्कुल डन है, नहीं आती है। परंतु सेकंड भी देख लो, पहले तो गुणन क्रिया तो आती है परंतु गुणन क्रिया में हासिल का बोध सही बोध नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा राइट आंसर, यहाँ पर वो हासिल नहीं ले पा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ज्यामिति की बाइबल कौन सी पुस्तक कहलाती है। ठीक है, जो ज्यामिति की बाइबल है कौन सी पुस्तक कहलाती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यूक्लिड की एलिमेंट्स, सेकंड हो जाएगा भास्कराचार्य की लीलावती, थर्ड जाएगा रेने देकार्टे के निर्देशांक ज्यामिति और फोर्थ है आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, यूक्लिड की एलिमेंट्स कहलाती है क्या ज्यामिति की बाइबल। क्वेश्चन नंबर 27वां हो जाएगा कि शिक्षा जीवन के लिए एक तैयारी मात्र है यह कथन है। ठीक है, जो शिक्षा है वो जीवन के लिए एक तैयारी मात्र है यह कथन किसका, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसन, सेकंड है किट्सन, थर्ड हो जाएगा फ्रॉवेल और फोर्थ हो जाएगा यंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसन के आधार ये है। अगला क्वेश्चन है 28वां की शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन अवधारणा है, इसका प्रयोग विद्यालय के पाठ्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक सामग्री, शिक्षक एवं बालकों की जांच के लिए किया जाता है। मूल्यांकन के संदर्भ में उक्त कथन है, तो सेकंड हो जाएगा ग्रीन, फर्स्ट ऑप्शन है मुफात, थर्ड है बेकन और फोर्थ है डाल्टन। ठीक है, तो 28वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ये ग्रीन का कथन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 29वां की एसटीसी की परीक्षा में गणित के अंतिम पाठ का शीर्षक 0 गुणा 5 बराबर से 0। परीक्षक जब कक्षा में पहुंचे तब अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है, मतलब अध्यापक ने छात्रों से पूछा कि 0 गुणा 3 कितना होगा, 0 गुणा 4 और 0 गुणा 6 कितना होगा। तो अध्यापक पाठ्य योजना किस सोपान पर था, तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन। तो देखो यार यहाँ पर 0 गुणा जब 5 हुआ यहाँ पर, ठीक है, जब 0 गुणा 5 हुआ तो 0 आया, 0 गुणा 3 होगा तो भी 0 आएगा, 0 गुणा 4 होगा तो भी 0 आएगा, 0 गुणा 6 होगा तब भी 0 आएगा, मतलब यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन हो जाएगा कि ज्ञान संबंधित प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना और गणित सिद्धांत के सही समझ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, मतलब ज्ञान संबंधित प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सेकंड होगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।